मैम जो मार्केट में मूव आ रहा है ना, इस मूव में हम देख रहे हैं कि इसको अगर कोई इनकैश कर रहा है ना बहुत भली भांति, तो वो है प्रमोटर्स और कुछ बड़े निवेशक। मई महीने में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की ओर से और बड़े निवेशकों की ओर से 43,400 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स बेचे गए हैं। अब ये तब हुआ है जब मई में एफआईएस डीआईएस दोनों की ओर से बड़ी खरीदारी हुई है। एफआईएस लगातार खरीदारी कर ही रहे हैं 2 महीने से, और मार्केट भी इस बीच आप देखिए मई में 1.7% का उछाल हमने देखा है, और लगातार तीसरा महीना है जब निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास निफ्टी उछल चुका है, और इस मूव को इनकैश किया है प्रमोटर्स ने और उसके साथ साथ जो बड़े निवेशक हैं उनकी ओर से। ये आप देख भी सकते हैं, मार्च में 6.5% का ऑलमोस्ट अप मूव था, अप्रैल में 3.5% मार्केट चला, मई में भी 1.7% का मूव था। तो नेट नेट देखा जाए तो पिछले 3 महीने में निफ्टी में मार्च से लेकर मई के दौरान जो 3 महीने बीते हैं, ऑलमोस्ट 12% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि जो प्रमोटर्स हैं या फिर जो बड़े निवेशक हैं वो आखिर बिकवाली क्यों कर रहे हैं, उसको समझते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बिकवाली की गई, कहाँ कहाँ इनकैश होता हुआ दिखा है। देखिए, प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं या फिर बड़े निवेशक क्यों बेच रहे हैं। एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जैसा हम आपको आंकड़ों में बता भी रहे हैं। अप्रैल में भी खरीदारी थी, मई में भी उनकी ओर से खरीदारी का ही नंबर आता हुआ दिखा। तो अगर एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं तो सामने सप्लाई भी तो आनी चाहिए। अगर उनको बड़ा माल चाहिए या फिर बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे हैं तो सप्लाई ना तो डीआई से आ रही है, क्योंकि वो तो खरीदारी कर रहे हैं या फिर बेचने के मूड में नहीं है, और रिटेल निवेशक भी आप देखिए बेचने के लिए तैयार नहीं है, होल्ड ऑन कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। तो फिर सप्लाई आएगी कहाँ से? सप्लाई आ रही है प्रमोटर्स की ओर से। मई में भी आप देखिए एफआईएस ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी, अप्रैल में भी खरीदारी का नंबर था। तो ये जो खरीदारी है फिर वो हो कहाँ से रही है? वो हो रही है प्रमोटर्स की ओर से और बड़े निवेशकों की ओर से। नेट नेट आप देखिए एफआईएस डीआईएस दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मई महीने में करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का नंबर था। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के शेयर्स एफआईएस ने खरीदे, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास डीआईएस ने भी मार्केट में इन्फ्यूज किया। तो नेट नेट 80,000 करोड़ रुपए की खरीदारी है। ये सप्लाई आ कहाँ से रही है? बड़े निवेशकों की ओर से और उसके साथ साथ आप देखिए प्रमोटर्स की ओर से। अब मैं आपको लेके चलता हूं शेयरों की तरफ, जो शेयर बेचे गए हैं, और ये ज़्यादातर हुआ है ब्लॉक डील्स के जरिए। उसमें नाम किसके हैं? भारती एयरटेल के। हम लगातार मनी9 के माध्यम से आपको बताते ही रहे हैं जहाँ जहाँ ब्लॉक डील्स हो रही हैं। ये 12,880 करोड़ रुपए के शेयर सिंगटेल की ओर से बेचे गए। बैट ने ब्लॉक डील के जरिए कुछ 2.5% स्टेक बेचा था, 12,900 करोड़ रुपए का। इंडिगो में राकेश गंगवाल आज से नहीं, आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से लगातार एक डायरेक्शनल व्यू में वो बेच ही रहे हैं, अपना एग्जिट कर ही रहे हैं। 11,560 करोड़ रुपए उन्होंने भी यहाँ पर रेज किए हैं। केफिन टेक में जनरल अटलांटिक ने अपनी हिस्सेदारी बेची। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट की ओर से शेयर्स बेचे गए हैं। और भी लंबी लिस्ट है मैं जिसको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि जो भारती एयरटेल है, आईटीसी है, इंडिगो है। मैम, इन स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है? और ये जो पूरा जो बिकवाली का मंजर हम देख रहे हैं प्रमोटर्स की ओर से और बड़े निवेशकों की ओर से, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, और कोई भी ओनर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन अगर अपनी कंपनी में स्टेक बेच रहा है तो या तो वो उसको और एक्सपेंड करना चाह रहा है, वन थिंग। दूसरा रीजन है कि उनके हिसाब से भी जो वैल्यूएशन ऑफ द करंट कंपनी या प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, या फिर किसी ने उनको कन्विंस कर लिया है कि माल बेच दो, मैं आपको ठीक है। तो ये एक चीज है कि कहीं ना कहीं जो भी स्टॉक्स में अभी जो बिकवाली हुई है ब्लॉक डील्स के थ्रू, ज्यादातर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवर वैल्यूड हो गई कुछ स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज मार्केट के, तो उस हिसाब से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जो है फंड्स वहां पर ओनर्स के निकलते हुए दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। इनमें अगर हम एक एक करके बातचीत करें, क्योंकि जो बिकवाली हुई है ना मैम, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है स्टॉक्स के ऊपर। तो मान के चलें कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि ओनरशिप चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो सप्लाई की चिंता है, बल्कि बाजार में डिमांड की कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इन शेयरों में जहाँ जहाँ भी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, जो डिस्काउंट्स बन रहे हैं, क्या वो खरीदारी करने का मौका है या फिर केस टू केस बेसिस पर देखना होगा? नहीं, केस टू केस बेसिस पर देखना होगा। अगर जहां पर है कंपनी अगर बहुत ही बढ़िया है तो डेफिनेटली वहां पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ओवरबॉट कंपनी है जहां पर ओनर को ही, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हीं को अगर विश्वास नहीं है कि ये वैल्यूएशन थोड़े और समय के लिए टिकेगी, तो फिर वहां पर आप भी अपना हाथ ना डालें। लेकिन कुछ कंपनी जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छे हैं, जिनके लग रहा है कि और अच्छी ग्रोथ वहां पर हो सकती है, तो फिर वहां पर आप लोग देख सकते हैं। और एक और चीज, जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर जो कंपनीज जिन्होंने डिकेड्स पूरे नहीं किए हैं, स्पेशली
उन कंपनीज में अगर बहुत बड़ा जंप आ रहा है तो वहां पर ये ऑब्वियस है कि अगर कोई अपने प्रॉफिट को, अपने स्टेक को बेच करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी ये लग रहा है कि अब ये कंपनी इतना तो नहीं गिरेगी कि मेरी वैल्यूएशन इतनी घट जाए, नेटवर्थ जिसको मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ। तो ये थोड़ा देखने के लिए चीजें हैं। जब भी आप स्टॉक वाइज एक्शन ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के ही ले, ताकि आप ना फंस जाएं किसी के बेचे हुए माल में। एक कहावत चलती है ना, किसी का मरा हुआ सांप अपने गले में नहीं डालते, तो वो जरूर देख लीजिए कि कहीं वैसा तो नहीं हो रहा आपके साथ में। ठीक है। अच्छा, इसका ना एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो स्टॉक आज मूव में है अभी वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट ने 288 रुपये, अगर मुझे सही रेट याद है, तो इस भाव पर शेयर बेचे थे और आज देखिए स्टॉक में मूव बहुत स्विफ्टली आ रहा है। अभी मैं देख रहा था तो 3-3.5% ऊपर था, अभी 5% का मूव आ गया, 307 पर स्टॉक चलता हुआ आ गया। कल अंशुल जैन जी से भी बातचीत हो रही थी, वो कह भी रहे थे कि ऊपर में अगर 360-310 का लेवल बोल रहे थे कि पार हो जाए तो आप खरीदिए। मूव देखिए बहुत स्विफ्ट आ गया इसमें 5% का। तो भले ही प्रमोटर्स की ओर से हिस्सा बिक्री की गई है, लेकिन जो अच्छे नाम है, अच्छी पेडिग्री है, वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है और उसका एग्जांपल आप देख भी पा रही हैं। इस स्टॉक को लेकर आपका क्या व्यू है? बुलिश है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। हमने, मुझे याद है या तो पिछले हफ्ते या उससे पिछले पहले भी हम लोगों ने कवर किया है, और यहाँ पर पॉजिटिव बायस मेरा दिया था मैंने आपको। और अभी भी जैसे कुछ कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का टोटल, 1 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री को देने की वायदा किया है। महाराष्ट्र में कोई एक जगह है वैसे, वहां पर अभी ओवरऑल ज्यादातर जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, समझिएगा प्लीज, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ज्यादातर जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनकी बहुत सारी सब्सिडीज होती है, और अंदर ही अंदर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं इस वाली कंपनी से खरीद लूंगी, तो ओवरऑल उनकी जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिंदल स्टील, जिंदल पावर और सॉरी इंफ्रा, इन सब में पॉजिटिव बायस अभी भी है, बहुत लेट आप नहीं है। रही बात दूसरे स्टॉक्स जैसे कि इंडिगो एयरलाइन कंपनी है, मोनोपोली है। आज की डेट में भी रिसेंटली एक न्यू एयरपोर्ट जो लॉन्च हुआ था शायद मुंबई में, नहीं कहीं नवी और मुंबई। पर, एक नया जो एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है वहां पर पहली कंपनी इंडिगो बन गई है, पहली बार जिसको इतनी ज्यादा उड़ानें एक साथ पहले दिन नवी देखने के मुंबई। लिए मिल रही है। नवी मुंबई, यस। तो जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, जिनका कंपटीशन बहुत टफ हो, जिनमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगती हो एंट्री होने के लिए, या फिर लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा हो, ये दो चार चीजें देखो। और जब भी आप देखने के बाद किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा लंबी अवधि, जब लंबी अवधि बोला जा रहा है तो कम से कम 2 साल तो दीजिए, और वहां से देखिए कि आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है, क्योंकि वहां पर उनको कंपटीशन बहुत कम है, ग्रोइंग सेक्टर है और कंपटीशन कम है, तो वहां पर बात बन सकती है। और ये उनमें से कुछ नाम है, इंडिगो, भारतीय एयरटेल। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अलग है क्योंकि उसको ने इन्वेस्टमेंट प्लान की है, एक्सपेंशन कर रहे हैं इसलिए। अभी हमने अदानी पोर्ट्स की बात की थी, उसी की पेयर कंपनी है ये। इनफैक्ट पोर्ट क्षेत्र में काम करती है, नाम जरूर इंफ्रा है लेकिन इनका काम पोर्ट का है। और जो जिस महाराष्ट्र में जगह की बात कर रहे हैं, रत्नागिरी में ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे शायद इनका पोर्ट भी है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। तो पोर्ट क्षेत्र की कंपनी, इसमें 2-3 नाम ही है हमारे पास। एक तो जीपीपीएल गुजरात पिपावाव पोर्ट, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और तीसरा नाम है अदानी पोर्ट्स का। तो इस सेक्टर में अगर आप बुलिश हैं तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मूव्स यहाँ पे काफ़ी स्विफ्ट आते हुए दिखेंगे। अच्छा, इसी लिस्ट में दिग्गज और भी हैं, जैसे भारती एयरटेल है, जैसे आईटीसी है। इन पर आपकी क्या राय है? जहाँ पर कुछ बिकवाली ज़रूर हुई है, लेकिन क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके? और फिर मैं केफिन टेक की बात भी करता हूँ। अभी केफिन टेक पे एक सवाल भी था, मैं जब तक देख लेता हूँ। भारतीय एयरटेल अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही है। अगर ये फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, जस्ट वेट एंड वॉच, अगर फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर फिर से एक फ्रेश बाइंग बन सकती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, वही स्ट्रैटेजी जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, एवरी 5 to 10% डिप इज गोइंग टू कंसिडर एज एन एवरेजिंग, क्योंकि ये लंबी अवधि के लायक ही स्टॉक है। डेटा सेंटर में बड़ा काम है इनका, और मुझे नहीं लगता है कि इसकी डिमांड अभी डाउन द लाइन फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कम होने वाली है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसके लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव अभी भी हैं। एवरी 5 to 10% का डिप शुड बी कंसिडर एज एन एवरेजिंग, और एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी भी आप ये रख सकते हैं, ज्यादा एवरेज ना करें, जिस भी परसेंटेज पर आप एवरेज करें, जैसे कि 5% पर तो 5% इंड्यूस करिए, 10 पर कर रहे हैं तो 10% मोर इंड्यूस कीजिए। इस तरह से इन स्टॉक्स को हैंडल करिए ताकि आप बड़ी रैली को अच्छे रेंज गेन्स पर कन्वर्ट कर सके। दिस इज अबाउट भारतीय एयरटेल। दूसरा आप पूछ रहे हैं आईटीसी। आईटीसी। आईटीसी अभी 417, राउंड फिगर 418 पर अभी चल रहा है, और आज का इंट्राडे हाई अगर ये निकाल देता है, या फिर एक नंबर नोट कर लीजिए,
419 के ऊपर आज के दिन या फिर कल या फिर परसों कभी भी जब ये क्लोज कर रहा है तो आपको एक अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए मिल सकता है। यानी 419 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर ये वापस से बुलिश बनेगा। एंड इसके लिए जो टारगेट हमको मिल सकते हैं, पहले टारगेट्स देखने के लिए 425 फर्स्ट टारगेट हमको मिल सकता है एंड 435 सेकेंड टारगेट हमको आईटीसी में मिल सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, जब भी आप 419 क्लोजिंग बेस पर ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस रख लीजिए लगभग 413 पर, 413 पर। दैट्स इट। ठीक है, आपको बता दें कि 1800 रुपये के आसपास था भारतीय एयरटेल जिस दिन ब्लॉक डील हुई थी। उस दिन मुझे याद है मेरे साथ गौरव शर्मा जी थे, मैंने उनसे पूछा भी था, उनका भी यही कहना था कि ऐसे स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, भारतीय एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ, खरीदारी करने के मौके होते हैं। और 1800 वाला देखिए एक बार भारतीय एयरटेल अगर आप ला पाएँ तो 1872 के आसपास है, तो 4% का अप मूव, 18 चौके 72, 4% का अप मूव वहाँ से आ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं डिस्कस ही यही करना चाह रहा था कि अच्छी कंपनियाँ अगर वहाँ पे ब्लॉक डील होती है, डिस्काउंट पर कोई भी दिन मिलता है, तो मौके खरीदारी करने के होते हैं। और वैसा ही कुछ रुझान आप देखिए भारतीय एयरटेल परफेक्ट एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जो कि मैंने आपको बताया 288 के आसपास फैमिली ट्रस्ट ने वो स्टेक बेचा था। उस समय बहुत सारी बातचीत हुई थी कि प्रमोटर ही बेच रहे हैं तो फिर हम क्यों लें, प्रमोटर इस भाव पर अगर बेच रहे हैं, उनको वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं। स्टॉक देखिए आज 300 रुपये के पार आपको नजर आएगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक बार दिखा दीजिए, जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था 5% का अप मूव देखने को मिला था। और अभी भी अगर आप देखेंगे ये भाव आपके सामने आ जाएगा। स्टॉक देखिए 5% ऊपर 307 रुपये 70 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। मैम एक जरा केफिन टेक देख लीजिए, यहाँ पर भी जनरल अट्लांटिक सिंगापुर फंड ने बेचा था 1790 करोड़ में ये बिकवाली हुई थी। मुझे भाव तो याद नहीं है। हमारे एक दर्शक भी हैं संतराज यादव जी, कह रहे हैं कि सर केफिन टेक 1002 पर लिया हुआ है, मैं एक महीना अगर, हाँ 1002 रुपये पर कह रहे हैं कि अगर मैं एक महीना होल्ड करूँ तो इसका टारगेट बता दीजिए क्या होगा। ओके, 1295 पहला टारगेट है आपको। अगर आप आज से भी इसको होल्ड कर रहे हैं तो और भी आपको यहाँ पर 1295 का टारगेट मिल सकता है। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर क्लोज टू, यहाँ पर जाता है आपको 1410 का, यानी 1410 का दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, और भी लिस्ट है जहां पर ब्लॉक डील्स हुई हैं, उसमें ना लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां पर ब्लॉक डील्स हो रही हैं। इसमें ग्रेविटा इंडिया है, टीडी पावर है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, पारस डिफेंस में भी उस समय स्टॉक इसीलिए रुक गया था कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। जिंका लॉजिस्टिक्स, येस बैंक, एबी फैशन, टाटा टेक, ये तो कल परसों के ही हैं। इंडीजीन में भी, ओला इलेक्ट्रिक में हुंडई ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। एप्टेस वैल्यू, ये तो सारे इसी हफ्ते के हैं। और एमी ऑर्गेनिक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ग्रेविटा, टीडी पावर, ये पिछले हफ्ते के सारे मूव्स हैं। इन स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है? इसमें येस बैंक की हमने बात ऑलरेडी कर ली, भी फैशन हमने टच कर लिया, पारस डिफेंस या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज, ओला इलेक्ट्रिक, इनको लेकर सवाल बहुत आते हैं। एक सेकेंड, देखिए मैं पारस पर अपना व्यू देना चाहती हूँ पहले ही, क्योंकि पारस को ऑलरेडी एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग एनकैश कर चुके हैं। ठीक से, यस, तो पारस में अभी एक फिर से डिप बाइंग बन रहा है, एक फ्रेश थोड़ा सा एक मूवमेंट और बन सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन गया है यहाँ पर। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आता है 1550 पर, और किसी को भी अगर 1640 के पास अगर फ्रेश बाइंग लेनी है, 1640-30 रेंज में ली जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 1540 के पास में। टारगेट जो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, पहला टारगेट हम लोग 1780 पहला टारगेट देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं सीधा 2000 के पास में। तो ये एक मूवमेंट बन सकती है पारस डिफेंस में, जिन्होंने पूरी पुरानी रैली को मिस कर दिया है। ठीक है। दूसरा स्टॉक है ग्रेविटा मेरी स्क्रीन पर। ग्रेविटा में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट पर एक नया ट्रेड बनता है। अगर दो कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन ये है कि ये अपने सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो, जो कि इसका इमीडिएट सपोर्ट आता है आपका 1815 के पास में। अगर 1815 का सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक में थोड़ा वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है, बट वो भी शॉर्ट टर्म होगी। अब बात करते हैं कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है, जिसके बेस जो कि ज्यादा प्रिफर्ड स्ट्रैटेजी है एज ऑफ नाउ, आप ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लेना ज्यादा प्रेफर करें। करंट प्राइस है 1850, 1870 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आपको एक छोटे रिस्क पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, जो कि 1920 पहला टारगेट आपको देख करके जाने की पॉसिबिलिटीज है। एंड दूसरा टारगेट आपको 2040 ये दूसरा टारगेट आपको देखे जा सकता है। जब आप ब्रेकआउट पर बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 1815 का। ठीक है, परफेक्ट है। तो एक पारस डिफेंस आपने बोला और एक ग्रेविटा इंडिया है जहां पर चार्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो यहां पर आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक्स, उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।